जो बेसिक बातें थी वेव के बारे में हम लोगों ने कल देख लिया था। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे, ठीक है। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, टाइम पीरियड, इन सब की बातें हो गई थी ना। वेलोसिटी की बातें तो आप 4 सालों से कर रहे होंगे, वो भी हुआ, बहुत बढ़िया। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं है, सब लोग समझ गए थे। एक छोटा सा रिलेशन है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। रिलेशन याद है सबको? ये वाला रिलेशन याद है? अगर c जो है आपका वेलोसिटी ऑफ वेव है, लेमडा क्या बोला था मैंने, और ये म्यू, इन तीनों के बीच एक क्या है, रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? है ना, लेमडा इक्वल टू सी बाय। अब इसको याद रखने का कोई ऐसा तरकीब है तो बिल्कुल है। तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, स्पीड बाय टाइम, स्पीड इनटू, वहां पे भी आप वेवलेंथ को एक डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। c इज द स्पीड, और म्यू मैंने क्या लिखाया था, तो म्यू इक्वल टू 1/t, तो ये 1/t ऊपर चला जाएगा तो c इंटू टी हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ऐसा ही हो गया ना। ठीक है, तो कभी भूल जाओ तो यहां से भी कोरिलेट कर सकते हो। एक ही चीज है ना, कोई नया काम मैंने नहीं लिख दिया है, वही चीज लिखा है जो आप कितने सालों से पढ़ रहे हैं, 2 4 5 सालों से तो पढ़ ही रहे होंगे ये बात। ठीक है, इसको लेके किसी को दिक्कत? हाँ, ओके। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, c इंटू 1/t क्या है आपका, टाइम पीरियड। तो t कहाँ चला जा सकता है, लिख सकते हैं ना। इसको लिखिए और इस पे जल्दी से 1 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
सभी लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं ना? चलिए आसान से क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कीजिए। देखो इधर वेवलेंथ दिया हुआ है, पहला बोला वेव नंबर। वेव नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग? ऐसे डिनोट करते थे ना। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है ना। तो ये 1/580 यूनिट क्या है? नैनोमीटर। एसआई में चेंज कर लोगे, क्या करना पड़ेगा? मीटर में किससे मल्टीप्लाई करो? 10 टू द पावर, तो ये चला गया ऊपर तो क्या हो गया? 10 टू द पावर 9 और 580। कोई दिक्कत? बोलो कितना होगा वेव नंबर? कितना आया? ये कैलकुलेशन किसी ने नहीं किया है। ये कितना आएगा? 1.20 1.6 के अप्रॉक्स आएगा। और इसका यूनिट क्या होगा? इट्स ए रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो यूनिट भी क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो मीटर का रेसिप्रोकल मीटर इनवर्स बोलते हैं, माइनस नहीं बोलते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है आपको? फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यही है ना? नहीं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10 टू द पावर डिवाइडेड बाय, नहीं हो गया जी? बोलो, ये किसके बराबर हो गया? ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 30/580। ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा जी? 0.017। ठीक है, और सब एसआई यूनिट में है ना, तो इसको हर्ट्ज लिख सकते हैं, या सेकेंड इनवर्स 1 सेकेंड, सेकेंड इनवर्स इक्वल टू 1 हर्ट्ज होता है। बोलो, ये तो आसान सा प्रॉब्लम था। दूसरा क्या है? ऐसा ही है, वेव नंबर दिया हुआ है एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। वही वाला सेम क्वेश्चन है ना? सेम है ना?
वेव नंबर 400 सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, इसको क्या करना होगा, मीटर में तब्दील कर लीजिए, और मीटर में तब्दील कर देंगे तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10, बोलो बोलो, ये क्या हो जाएगा 1/400। अच्छा, सेंटीमीटर इनवर्स है, मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से, सच में बोलो, आ गई ना वेव नंबर, सॉरी वेवलेंथ आ गई ना, अरे बोलो वेवलेंथ आ गई ना, वेवलेंथ आ गई तो इसका क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे ना, कैसे, C अपॉन, यही करेंगे, वही वाली कहानी है, फिर तो कर ही लोगे तुम लोग, ठीक है। तीसरी वाली क्वेश्चन देखो तो, कर लीजिए घर पे तो क्वेश्चन कैलकुलेशन कर लीजिएगा उसको। तीसरी वाली देखो, EMW हैविंग फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ज, फ्रीक्वेंसी दे दी गई है किसमें, हर्ज में नहीं है, किसमें, मेगाहर्ज में, ओके। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेडियो स्टेशन एंड रिसीवर इज 300 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू रीच, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस दे दिया है, कितना दूर पहुंचाना, रेडियो स्टेशन और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस दे दिया ना, कितना दूर है, और टाइम कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तब ना टाइम निकलेगी, तो डिस्टेंस दे दिया है, और मैंने यहां पे पहले ही लिख दिया कौन सा वेव है, रेडियो वेव इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो टाइम नहीं निकल जाएगा, तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए ऐसा होगा ना। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट वेवलेंथ एंड वेव नंबर, वही वाली कहानी फिर से, वेवलेंथ एंड वेव नंबर, तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, वेवलेंथ निकल जाएगा तो फिर वेव नंबर, वही वाली कहानी है, सब में क्यों निशु, थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, क्यों, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आगे फिर, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करवा दी। चलिए आज कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हमने लिख लिया ना, कल मैंने आपको बताया था कि लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, एक नेचर है वेव और दूसरा है उसका पार्टिकल होना, ठीक है, क्या होना, पार्टिकल होना, आपके लिए दोनों एस्पेक्ट जरूरी है, क्योंकि आपको दोनों तरीके का बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, वेव तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं, सबको समझ में आ जाती है, पार्टिकल होना अनकॉमन लगता है ना अनकॉमन, बोलो, अरे बोलो, ठीक है, इसी अनकॉमन चीजों को लेकर के नए काम शुरू हुए, और उसके बाद डेवलपमेंट हुआ किसका, नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है। तो एक जो पहला बेसिक सा, उतना बेसिक भी नहीं है, जो आपको लाइट को या वेव को पार्टिकल नेचर प्रदान करता है, उसका मैंने कल बताया था बारे में, पहला कौन सा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पहले हम लोग उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ा और समझ लेते हैं वेव और पार्टिकल के बारे में, तो आप शायद ज्यादा अच्छे से समझ सके ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आपको ऐसा लगा होगा जब मैंने कहा होगा
कि एक तरीके का फेनोमेना सिर्फ डिस्कस किया जा सकता है वेव नेचर से, दूसरे तरीके का जो फेनोमेना जो शो हो रहा है वो डिस्कस किया जा सकता है पार्टिकल नेचर से। तो आपको लगा कि कोई ना कोई डिस्टिंक्शन तो होना चाहिए ना, डिफरेंस तो होना चाहिए ना पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बीच। आखिर क्या वो डिफरेंस क्या? एक बेसिक डिफरेंस होना चाहिए जिससे हम और आप ये समझ सके कि हाँ ये पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहा है, ये वेव नेचर को सपोर्ट कर रहा है। एक बेसिक एक एजम्पशन होनी चाहिए, दोनों में होती है। मान लो कि कोई दो विचारधाराओं के आदमी है, तो दो विचारधाराओं के आदमी कितना भी आपस में जुड़ जाए, एक बेसिक डिफरेंस, एक कोर डिफरेंस तो रहेगा ना, जहां से आप बता सकते हैं दो अलग अलग विचारधाराओं। ऐसा होता है ना? होता है ना? नहीं होता है? उसी तरीके से वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच भी ये जो डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस होना चाहिए, है भी। हम लोग उसका पहले डिस्कशन कर लेते, ठीक। अब देखिए वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। सब तक पहुंच रही है वेव? पहुंच रही है ना? क्या आपको ऐसा कभी लगता है कि किसी समय की वेव ना पहुंची हो आपके पास? किसी समय आपको ऐसा लगा कि वेव ना पहुंची हो आपके पास? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि जहां कहीं भी वेव की मैं बातें करता हूं वहां से एक छोटी सी झलक दिख जाती है, किसकी? कंटिन्यूटी की। किसकी झलक दिखती है? कंटिन्यूटी। एक कंटिन्यूअस फ्लो की बातें होती है वेव के बारे में। जैसे मैं कह दूं कि एक वेव है, ये लाइट एक वेव है, तो आपको एक छोटा सा सेंस इसमें आएगा कि हाँ ये लगातार फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ऐसा सेंस आता है ना? मतलब एक कंटिन्यूअस आपको फ्लो होता हुआ सेंस लगता है, हो ऐसा है भी। कि जैसे ही मैं वेव एस्पेक्ट की बातें करूंगा, आपको समझना है एक कंटिन्यूअस फ्लो की बात। किसकी बातें? कंटिन्यूअस फ्लो की। ठीक, ये फ्लो किसका है? वेव क्या है? वेव लाइट है कि लाइट वेव है? तो वही वाली बात हुई। तुम परिवार को बताते हो कि परिवार तुमको बता, तुम परिवार को बताते हो। परिवार इज योर आइडेंटिटी ना। अभी अभी क्या जीवन भर वही रहेगा। तो वेव जो है वो लाइट है या लाइट खुद एक वेव है? तो लाइट ना एक वेव है। वेव क्या है? वेव कुछ नहीं है, एनर्जी का एक कंटिन्यूअस फ्लो है। वेव क्या है? एनर्जी का एक कंटिन्यूअस फ्लो है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। कोई दिक्कत? वेव क्या है? एनर्जी का एक कंटिन्यूअस फ्लो है। समझ रहे हैं बातों को? अब जब ये एनर्जी का कंटिन्यूअस फ्लो आपके तरफ होगा, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होंगे जिसके बारे में मैंने कल चर्चा की थी। अब वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कैसा है आप खुद समझिए। एनर्जी का फ्लो हो रहा है, लेकिन एनर्जी किन सब बातों पे डिपेंड करेगी? उसकी वेवलेंथ क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगी ना। जैसे मैं हूं, मेरी एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? मेरे एक्शन पे, मेरे कैरेक्टरिस्टिक पे। उसी तरह कोई वेव है, वेव जस्ट एक फ्लो ऑफ एनर्जी है, उसके बारे में आप कैसे बताएंगे? उसके कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? वेवलेंथ क्या है जी, फ्रीक्वेंसी क्या है जी, एम्पलीट्यूड क्या है जी, ये सब चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। इतनी बातें समझ गए ना आप लोग? तो वेव क्या है बेसिकली? हाँ, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। ये क्या है आपका? वेव। कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ गए? और इसके बारे में बताएगा कौन? इसका कैरेक्टरिस्टिक कौन बताएगा?
कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। कौन बताएगा? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड, यही सब बताएगा ना। इतनी बातें समझ गए? अब थोड़ा सा हम स्पेशलाइज करके चलते हैं। मैं जब अब वेव की बातें कर रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि मैं चर्चा लाइट की करने वाला हूं, तो लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये बातें आप कई बार सुन चुके हैं। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? वेव तो समझ गए, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसा वेव है जो आपको प्रोड्यूस हो रहा होगा किसके कारण? दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा, और दोनों क्या करना चाहिए? वैरी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैरी करने का क्या मतलब है? टाइम के साथ दोनों में ऑसिलेशन, वैरी करना चाहिए। समझ रहे बातों को? तो जब कहीं आपको वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, उस वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किसी प्लेन में ऑसिलेशन करेगा एक साथ, तो वहां से प्रोड्यूस होता है कौन? वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, ये प्रोड्यूस क्यों होता है? वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें वैरिंग क्यों? मैं स्टैटिक की बातें नहीं कर रहा हूं। स्टैटिक मतलब समझते हैं ना, कि टाइम के साथ उसमें कोई चेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए वैरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। और जब ये दोनों ऑसिलेट करते हैं प्लेन में, तब जाके क्या निकलता है आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे मैं इसको एक पिक्चर के थ्रू दिखाऊं, ये मान लीजिए 3 डायमेंशनल फिगर है। बोर्ड पे तो दिखाना मुश्किल है, जानते हैं ये 2D प्लेन है ना जी, 3D दिखाना मुश्किल काम है। अगर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, कर रहा है अपना। अब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैरी है, खुद नेचर में क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे 12th क्लास में सब बातें। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक। ये खुद वैरिंग होता है, तो वाई डायरेक्शन में आपको क्या मिल गया? अब जब ये दोनों आपस में ऑसिलेशन करने लगे, तो यहां से क्या जनरेट होता है? इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये कहां जाएगा? जेड में जाएगा, जाएगा ना। यही क्या है आपका? ई एम। ठीक है। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, समझ गए? ये दोनों एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? जेड डायरेक्शन। ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई? बोलिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक खास प्रॉपर्टी है। खास क्या प्रॉपर्टी है? वे वेव अलग अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अलग अलग। अच्छा, एक वेव को वेव कौन बनाता है? जैसे मान लीजिए कि मैंने एक लाइट जलाई, वो यहाँ से लाल रंग से आपको लाल दिखी, अगला बार जलाई पीली दिखी। ये कलर को अलग अलग कौन बना रहा है? एक बार लाल दिख रहा है, एक बार पीला क्यों दिख रहा है? उसके बीच का पार्टिकल कहाँ चेंज हो गया? मैंने तो एक बार वैसे स्विच किया लाइट, फिर तो पार्टिकल तो वो सेम ही है। पार्टिकल चेंज हो गया क्या? एक ऐसा टॉर्च तो आता है, ये भी मतलब ऐसा टॉर्च नहीं आता है। ऐसा टॉर्च आता है, बचपन में खूब जलाए हैं हमने, वो खूब पता है। ये मेला में यही खरीदता था, उसको ले जा जाके खरीदता था, लोगों को परेशान करता था।
ठीक है, तुमने नहीं किया, शरीफ आदमी हो, उत्कर्ष करता होगा। क्या होता होगा, क्यों अंतर है इन दोनों के बीच? लाल लाल दिखता है, अच्छा लाल लाल दिखता है, पीला पीला ही दिखता है, इसे अब ये तो समझ रहे हो ना? हाँ बहुत बढ़िया। वो जो लाल रंग का लाइट निकला, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ अलग है। किससे? पीला वन से, नीला वन से, हरा वन से, यही ना? इसका क्या मतलब है? एक वेव को वेव कौन बनाता है? उसकी फ्रीक्वेंसी या वेव, दोनों एक से, दोनों एक कोरिलेशन है दोनों के बीच में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी एक रेंज है, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो वो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस बेसिस पे होंगे? फ्रीक्वेंसी कहिएगा समझ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन में एक ही चीज है। किसके साथ अलग अलग है? फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। लेकिन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी होता है वो एक ही होता है। चाहे वो लाल रंग वाला आपको दिखे, कि चाहे पीला रंग वाला दिखे, कि चाहे नीला रंग वाला दिखे, या चाहे कुछ ना दिखे, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको दिख थोड़े जाएंगे। चाहे कुछ ना दिखे, सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अलग अलग होगी, लेकिन स्पीड क्या होगी? सेम होगी। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हटा देता हूं, ऑल EMW हैव सेम वेलोसिटी। ये वेलोसिटी उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? किसी पे तो डिपेंड करती है। किस पे? डायरेक्शन पे। अब आप कुछ पोलराइजेशन जैसे प्रोसेस है जिसमें डायरेक्शन से डिपेंड करती है, लेकिन अभी तो वहां तक नहीं जाना है, डायरेक्शन से भी इंडिपेंडेंट है। वहां कुछ और कारण, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे, किससे ट्रांसफर हो रहा है, किससे पास कर रहा है। अगर आप उसको पास करवाएंगे स्पेस में, खाली जगह में, तो उसकी वेलोसिटी अलग होगी। पास करवाएंगे इस बोतल से तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? और पास करवाएंगे रीशु के दिमाग से तो उसकी वेलोसिटी अलग हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो किस पे डिपेंड करती है इसकी वेलोसिटी? इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी? और उस मीडियम में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे सबकी वेलोसिटी उतनी ही होगी। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे सबकी वेलोसिटी कितनी होगी? उसी रेंज में होगी, वही होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये यूज करते हैं ना कि c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन, हाँ, तो अब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे सिर्फ लाइट की बातें नहीं हो रही थी, अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा उसका वैक्यूम में स्पीड इतना ही होने वाला है। लाइट के अलावा भी जो होगा, जो विजिबल लाइट है, इसके अलावा भी जो होगा उसकी स्पीड इतनी होगी। और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम जानते हैं आप लोग? लाइट के अलावा, लाइट तो सब जानते हैं। एक्सरे का नाम सुना है ना? कौन सा वेव है? गामा रे का नाम सुना है ना? कॉस्मिक रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, ऑल आर। कोई दिक्कत? इसको जल्दी से लिखिए तो फिर हम लोग वो स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। हम लोग स्पेक्ट्रम देख लेते हैं EMW का। स्पेक्ट्रम ऑफ EMW। स्पेक्ट्रम का मतलब है कि वेवलेंथ के साथ किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपना नेचर चेंज कर रहा है, उसी को बस में दिखा रहा हूं। ठीक है, वही स्पेक्ट्रम है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रेसिप्रोकल रिलेशन है, ये बात सबको समझ में आ गई। एक और बात अभी बताने वाला हूं, ये बात जस्ट मैं हो सकता आज नहीं तो कल बताऊंगा ही। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में भी रिलेशन है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, हाँ, उसकी एनर्जी भी क्या होगी?
मेरी बातें सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं मैं, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, तो वेवलेंथ के साथ क्या हो जाएगा रिलेशन, उल्टा होगा कि नहीं होगा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के बीच एक सिंपल सा रिलेशन है, E इक्वल टू एच म्यू। ये मैं बताने वाला हूं, कल बताऊंगा या आज ही बता दूंगा। इस पे चर्चा होगी, ऐसे नहीं, इस पे चर्चा होगी, विधिवत चर्चा होगी आगे, घबराना नहीं। अभी बस वैसे ही बता दिया। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और वेवलेंथ बढ़ाइएगा एनर्जी क्या होगा। तो अगर आपको आज से हायर वेवलेंथ का लाइट दे, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, जिसकी एनर्जी कम उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा बड़ी। और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसका ऑसिलेशन क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी मतलब व्हाट, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी ज्यादा है। और जिसकी एनर्जी कम होगी वो फैल जाता है, ब्रॉड हो जाएगा। ऐसे ये होता है ना, जो सुस्त हो रहा है आराम से क्लास में, ऐसे ही चल रहा है आके सो गया, फैल जाता है आके, ऐसे ही चल रहा है तो क्या है, उसका हवा सिर्फ मेरी तरफ आ रहा है, काफी है। जो तुम्हारे लक्षण है उसमें पंखा भी नहीं मिलना चाहिए। देखिए, सबसे हाई इनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं कॉस्मिक वेव। कौन होते हैं, कॉस्मिक वेव। मैं इसको लिख कैसे रहा हूं, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के टर्म में। किसके टर्म में, इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग वेवलेंथ होगा तो इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बहुत बढ़िया। तो सबसे इनर्जेटिक कौन होता है आपको, कॉस्मिक। कौन होता है, कॉस्मिक रे, जो अनंत आकाश से आ जाए। तुम सबके पास हो गई होगी न्यूट्रिनो। एक न्यूट्रिनो एक बेसिकली कॉस्मिक रेज है जो मिलियन, आपने सोचा भी नहीं आपसे हो कि कितना न्यूट्रिनो पास हो गया होगा, पता नहीं चलता है, डिटेक्ट करना इतना आसान। देखो तुमसे होके पास हो गया, हो गया, हो रहा है। कॉस्मिक के बाद कौन आती है, वो कुछ पता ही नहीं, पढ़ लिख के आए भी नहीं किए हो ना 9th 10th में। गामा रे, कॉस्मिक के रे कौन आती है, मूवी की याद आ गई ना। सब यही सब करो, तुम क्यों देखते हो, पढ़ाई लिखाई ध्यान दो। गामा के बाद कौन आता है, बस देखो ऋषु को अब सब याद आने लगा। एक्सरेज के बाद कौन आते हैं ऋषु, अरे वाह, ओ पुस्तक खोल के बैठा, अरे लड़का। यूवी रेस, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। और इसके बाद कौन आता है, हाँ, इंफ्रारेड बोलते हैं। अरे गधेरो, देख के भी नहीं बता, इंफ्रा। लेकिन एक इन दोनों के बीच में बहुत स्पेशल वेव है, यूवी और इंफ्रा के बीच में ये जो रेंज बन रहा है आपको, ये छोटा सा रेंज आप सिर्फ उसी रेंज में देख पाते हैं। यूवी और इंफ्रा के बीच में एक रेंज है, ये कौन सा रेंज है, विजिबल लाइट का। किसका, ये जो लाल पीला नीला, विबग्योर जिसको आप लोग बोलते हैं, वो इसी रेंज में है। बस आप इतना ही देख सकते हैं, ना इधर ना उधर, कुछ आपको नहीं दिखेगा। बताओ तुम्हारी आंख कितनी छोटी है, मेरी भी है, सबकी है, क्या करें। सिर्फ आप विजिबल लाइट को इतना ही रेंज में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका इंफ्रारेड, IR। उसके बाद कौन है रिशु, हाँ माइक्रोवेव, ये तो सबको याद होगा।
घर में जो खाना वाना पकाते हो। उसके बाद रेडियो वेव। कौन? रेडियो वेव। अब रेडियो वेव में दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है शॉर्ट रेडियो वेव, थोड़ा सा वेवलेंथ थोड़ा हाई होता है, शॉर्ट रेडियो वेव, और इसके बाद लॉन्गर रेडियो वेव होता है। ठीक है, ये जो आप मोबाइल पे अपनी दुनिया जो आपकी एक बनाई गई है, प्रणाम करो इसको, इसी का करना है, यही रेडियो वेव है जो आते हैं तुम लोग का मैसेज टक, और जाते हैं मैसेज, जाता टक से नहीं है, जाता तो ऐसे ही चल जाता। ठीक है, तो वो बेसिकली किस रेंज में होगा? रेडियो वेव। रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे क्या होती है? ज्यादा, मतलब इनर्जेटिक सबसे कम होगी। ठीक है, और गामा रे इतना तगड़ा पास करवा दूं तो फोड़ देगा तुम्हें, नहीं फोड़ देगा? पास करवा के देखे क्या? है ही नहीं मेरे पास, जल्दी लिखिए। तो ये EMW का स्पेक्ट्रम है, और ये वाला छोटा सा हिस्सा आपको विजुअल लाइट का है जो आपको दिखता है। अच्छा, उसकी वेवलेंथ मैं लिख देता हूं, विजुअल लाइट कहां से कहां तक है, विजुअल लाइट कहां से कहां तक है? ये 400 टू 750 नैनोमीटर तक, बस उतना दूर ही, आप बस उतनी ही वेवलेंथ को आप देख सकते हैं आंखों से। बताओ कितना छोटा तुम देखते हो। थोड़ा बहुत ये रेंज बढ़ जाता है कुत्तों के केस में, कुत्ता जो है इंफ्रारेड थोड़ा देख लेता है, थोड़ा सा शायद लोग। थोड़ी और हम लोग चर्चा करते हैं, अभी जो चर्चा करूंगा सभी लोग इस पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कैसे देखेंगे? हाँ, ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो वेव की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली, ये भी देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपको कहां तक क्या दिख सकता है क्या नहीं दिख सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। वेव का मतलब मैंने अभी क्या बताया? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक, अब मैं डिस्टिंक्शन बताने जा रहा हूं कि वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्यों अलग होगी पार्टिकल से। तो अब पहले वेव की वो वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बोर्ड है, क्या है? मानने का है ही बोर्ड है, अच्छी बात है, बोर्ड है, मानने वाली कोई बात नहीं। अब इस पे आप क्या कर रहे हैं? लगातार लाइट फॉल करवा रहे हैं, ये वाला थोड़ा सा हाई एनर्जी की लाइट में थोड़ा दे रहा हूं, मान लो वो वाला बल्ब 100 वाट वाला बल्ब से यहाँ पे रखे हो दो चार, तो कुछ देर के बाद ये क्या होगा? गर्म होगा। 10 मिनट और चलाऊंगा, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? एनर्जी गेन कर रहा है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि देयर इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी इसके पास जा रही है, इसका पार्टिकल क्या कर रहा है? लगातार एनर्जी को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, कर रहा है, और अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है? धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो ये जो कंटिन्यूटी वाली बात है, ये वेव का एक बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। कैसी कैरेक्टरिस्टिक है? बहुत स्पेशल। क्यों? क्योंकि इसमें लगातार आपको एनर्जी दी जाएगी, और आप उस सारे के सारे एनर्जी को क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है? ध्यान से समझिए। कंटिन्यूअस होने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने इस रेंज में जो भी एनर्जी दी, मान लीजिए आपने एक वेवलेंथ, इस रेंज की वेवलेंथ की एनर्जी दी, मतलब सिर्फ सिंगल वेवलेंथ फॉल नहीं करवा रहे हैं। मान लीजिए आप इस पे लाइट फॉल करवा, लेकिन एक वेवलेंथ का नहीं, इस रेंज की वेवलेंथ का। मान लीजिए इस रेंज में 50 वेवलेंथ मान लेते हैं, अलग अलग लाइट है 50 तरह के, 50 वेवलेंथ के। कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब? वो सारे के सारे वेवलेंथ को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट इज कंटिन्यूटी। समझ रहे मेरी बातों को? अगर इस रेंज में 50 वेवलेंथ है,
तो ये क्या करेगा, सारे वेवलेंथ को क्या अपने में एब्जॉर्ब, एक को भी नहीं छोड़ेगा, दैट इज कंटिन्यूअस, और लगातार करता रहेगा। समझ रहे बातों को? कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है, बोलिए। तो एक तो वेव नेचर की प्रॉपर्टी है कि वो क्या होगा, आपको कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूटी मेंटेन रखेगा, सारे एनर्जी के रेंज को एब्जॉर्ब कर, सारा, कुछ नहीं छोड़ना, सब एब्जॉर्ब है। ये वेव नेचर का कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट है सारा। ठीक है, कोई दिक्कत? इस रेंज में जो भी इस पे फॉल करेगा सबको वो एब्जॉर्ब करेगा। आपको ये लगेगा भी, हाँ क्यों नहीं करेगा, करता ही है, इस दुनिया में लगता भी है ना। आप क्या करते हैं, मान लिया इस पे मैं 5 तरीके का वेवलेंथ गिरा दूं, एक को बोलेगा नहीं तुम जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोलेगा? वो सारे से क्या करेगा, एनर्जी लगातार गेन करता रहेगा, करेगा ना, क्योंकि इसमें क्या है, कंटिन्यूटी है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट टर्म है एम्पलीट्यूड, समझते हो एम्पलीट्यूड? जो कल मैंने बताया था, वो क्रेस्ट की मैक्सिमम हाइट, वो जितना ज्यादा जा सकता है और जितना वेव नेचर जो है, अगर कोई वेव नेचर को फॉलो करता है, उसमें जो एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता हूं मैं बताता हूं। देख, ये लाइट आ रही है, 1 2 3 4 6 7 लगी हुई है, 6 7 लगी हुई है। शुरुआत में 2 लगाए, 2 को जलाया, इस पे कुछ लाइट आ रही थी, लाइट आई ना, फिर तुमने क्या किया, 4 जलाया, फिर तुमने क्या किया, 7 जलाया, 7 में तुम्हारी आंखों को बहुत तगड़ा दिखने लगा, ओहो मजा आ गया। 7 में यही होगा ना, 2 से तो ज्यादा ही दिखेगा ना, कि 2 से 7 में क्यों ज्यादा दिखने लगा? क्यों ज्यादा दिखने लगा? लाइट क्या है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, अमाउंट, ये सही कह रही है, अमाउंट ऑफ लाइट। आप जिस लाइट की अभी बातें कर रहे हैं उसकी चर्चा अमाउंट पे कर रहे हैं, कि लाइट की अमाउंट ज्यादा बढ़ गई। अब ये अमाउंट थोड़ा फिजिक्स की तरह सोचे, तो ये अमाउंट, हम इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ गई। क्या बढ़ गई? यही तो बढ़ गई। इस बोर्ड से होके आपके पास जो लाइट, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइट वेव, या नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इस मान लीजिए एक ऐसा एरिया बना दिया मैंने, यूनिट एरिया। अब इस पे कितना रेज फॉल कर रहा है, कितने, 1 सेकेंड में, और इस यूनिट एरिया में, उसी को हम उसका क्या बोलता है, इंटेंसिटी। तो बेसिकली 7 लाइट लगाने से क्या हुआ, वही नंबर ऑफ वेव या नंबर ऑफ रेज क्या हो गए होंगे, इंक्रीज हो गए होंगे। तो नंबर ऑफ रेज अब इंक्रीज हुए, तो 1 सेकेंड में इस छोटे से एरिया से जो निकलने वाला रेज क्या हो गया होगा, ज्यादा हो गया, इसीलिए आपको क्या हो रहा होगा, ज्यादा विजिबिलिटी हो रही होगी। कोई दिक्कत? तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इंटेंसिटी के टर्म में, इसके टर्म में। और कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर इंटेंसिटी बढ़ गई मतलब एनर्जी ज्यादा दिख रही है, ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं कि अब यहां से एनर्जी ज्यादा आते हुए दिखाई देगा, ज्यादा एनर्जी है भी, या इस लाइट 7 बल्ब लगा दिया, इससे ज्यादा। कुछ बच्चे तो ये भी बोलेंगे ना, मान लीजिए उसको इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, क्या बोलेंगे, सर ज्यादा एनर्जी फॉल कर रहा है इसलिए ज्यादा दिख रहा है, ये भी बोलेंगे आप लोग। मैं बोलूंगा क्यों ज्यादा, बोले ज्यादा एनर्जी फॉल कर रहा है, नहीं कर रहा है, ज्यादा एनर्जी फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई डाउट है इसमें? ज्यादा एनर्जी तब ना बिजली बिल ज्यादा देना पड़ता है, तो सब साथ साथ लगाता है, घरों में लगाता है, वहां तो नहीं लगाते हैं लोग, क्यों, बिजली बिल देना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी फॉल कर रहा है, इसका मतलब है कि इंटेंसिटी एंड एनर्जी में कोई रिलेशन है, इंटेंसिटी और एनर्जी में रिलेशन। इससे ये पता चलता है कि इंटेंसिटी क्या करेंगे, इंक्रीज करवाएंगे, तो एनर्जी भी क्या होगा आपका, कोई दिक्कत, इंटेंसिटी इंक्रीज करवाएंगे, एनर्जी भी लगातार क्या होगा, या फिर एनर्जी इंक्रीज करवाएंगे तो इंटेंसिटी भी लगातार
ये कौन कहता है? मैं नहीं कहता कुछ ना ना, मैं कल तो कुछ और बोलूंगा, जब पार्टिकल वाला बोलूंगा तो उल्टा बोल दूंगा सीधा। कौन कहता है? अब इंटरेस्टिंग बात अब आने वाली है। लाइट वेव की इंटेंसिटी डिपेंड करती है उसकी एम्पलीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे करती है। ओके, तो हो गया, एम्पलीट्यूड पे ही हुआ ना। लाइट वेव की इंटेंसिटी डिपेंड करती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये मॉड लगा दिया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं इसीलिए। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डिपेंड करती है इंटेंसिटी। इसका सिंपल मतलब है कि एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगी? एम्पलीट्यूड पे। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड, एनर्जी उतनी ज्यादा। मतलब वेव क्या कह रहा है? तुम कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट ला रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, एम्पलीट्यूड क्या है उसकी, उससे उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करेगी, और इंटेंसिटी से ही क्या डिपेंड करेगा? ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रखिए, 50 किलो हर्ट्ज रखिए, कुछ रखिए, उससे मतलब नहीं। वो बोला कितना फॉल करवा रहे हो, क्योंकि मेरे लिए वेव के लिए एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। और एम्पलीट्यूड बेसिकली किसको बताता है? इंटेंसिटी। हाइयर एम्पलीट्यूड हाइयर इंटेंसिटी, लोअर एम्पलीट्यूड लोअर इंटेंसिटी। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं बातों को? ये बातें समझ रहे हैं आप लोग ना, कि जितना ज्यादा आपको इंटेंसिटी रहेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रहेगी। और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? किसमें? वेव नेचर ऑफ लाइट में। यही बताना था मुझे कि वेव नेचर ऑफ लाइट में एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से मैं अलग अलग करके दिखाऊंगा। अब यहीं से मैं अगर पार्टिकल बताने जाऊंगा, वहां पे एनर्जी इस पे डिपेंड नहीं करेगा ना। यही तो बेसिक डिफरेंस है। ये मानता है एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, और वो मानता है एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड करता है? उसको एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, और इसको फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं। ये दोनों अलग 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 तरीके का बिहेवियर। अब कुछ फेनोमेना ऐसा है, कुछ फेनोमेना इसी के बेसिस पे सॉल्व किए, जैसे इंटरफेरेंस। उसमें आपको इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के टर्म में ही एनर्जी को दिखानी पड़ती है, आप उसके टर्म में बता ही नहीं सकते उस फेनोमेना को। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें एम्पलीट्यूड के टर्म में एनर्जी को बता ही नहीं सकते, उसमें फ्रीक्वेंसी के टर्म में ही बताना पड़ेगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, मजबूरी है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ना पड़ता है। समझ गए बातों को? कोई दिक्कत? तो उसकी चर्चा हम लोग पार्टिकल मॉडल की कल करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाना पार्टिकल, वेव तो सब लोग समझते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल मॉडल की चर्चा कल करेंगे, जिसमें एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, ठीक। और देखेंगे कैसे एम्पलीट्यूड बढ़ाने से भी उसमें कोई चेंज नहीं होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उसको, ठीक है।